नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग 30 अक्टूबर 2021 के सेकंड शिफ्ट में आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने इस सेकंड शिफ्ट में आयोजित परीक्षा के 15 प्रश्नों पर चर्चा किया था। उसी श्रृंखला को आज मैं आगे बढ़ा रहा हूं। इस श्रृंखला का पहला प्रश्न है, अनुसंधान प्रक्रिया निम्नांकित सोपानों को एक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर दीजिए। इसमें जो है कुल 4 अनुसंधान सोपानों का वर्णन। पहला अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण, दूसरा है डाटा का एकत्रीकरण, तीसरा है डाटा संग्रहण उपकरण विकसित करना, चौथा है डाटा प्रसंस्करण एवं विश्लेषण। हम सभी को मालूम है कि जब कोई शोधकर्ता सोपान प्रारंभ करता है तो जब कोई शोधकर्ता शोध प्रारंभ करता है तो कुल उसे 8 शोध सोपानों का पालन करना होता है। तो सबसे पहले जो है वह समस्या की पहचान करता है। उसके बाद जो है प्राकल्पना का निर्माण करता है और जिसे हम अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण कहते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट इसमें है डाटा संग्रहण उपकरण विकसित करना। ये तीसरा हो जाएगा, डाटा संग्रहण उपकरण विकसित करना। और चौथा हो जाता है न्यायादर्श चयन। और इसमें पांचवा है अनुसंधान प्रस्ताव लेखन। अगला है, छठा है प्रदत्तों का एकीकरण, जो आपका यह है छठा पॉइंट हो जाएगा। सातवां है प्रदत्त प्रसंस्करण और विश्लेषण, ये आपका सातवां पॉइंट हो जाएगा। और आठवां है शोध रिपोर्ट लेखन, ये आपका आठवां पॉइंट हो जाएगा। तो अब हमें जो 4 सोपान दिए गए हैं इनको एक क्रम में लाना है। तो सबसे पहले इसमें हमारा आ जाएगा अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण करना, जिसको हम प्राकल्पना का निर्माण कहते हैं। तो पहला पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद जो है जब हम समस्या की पहचान कर लेंगे, प्राकल्पना का निर्माण कर लेंगे, तब हमें डाटा संग्रहण उपकरण विकसित करना होगा। तो इसके बाद आ जाएगा थर्ड पॉइंट। इसके बाद जो है आपका है, जब हमें डाटा संग्रहण उपकरण विकसित कर लेंगे तब हम न्यायादर्श का चयन करेंगे और न्यायादर्श के चयन के बाद हमें जो है रिसर्च प्रपोजल लिखें, अनुसंधान प्रस्ताव लेखन करेंगे और फिर हम प्रदत्तों का एकीकरण करेंगे। तो आपका सेकंड आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद जो है हम प्रदत्त प्रसंस्करण और विश्लेषण करेंगे। तो आपका चौथा पॉइंट आ जाएगा 1 3 2 4 विकल्प डी हमारा सही आंसर है। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक साक्षात्कार का प्रकार नहीं है? तो इसमें देखना है कि साक्षात्कार का प्रकार क्या है। तो विकल्प बी, विशेष जो है साक्षात्कार का प्रकार नहीं है। साक्षात्कार के कई प्रकार होते हैं, ठीक है। जैसे है कार्य या उद्देश्य के आधार पर, तो कार्य या उद्देश्य के आधार पर कुल 5 प्रकार के साक्षात्कार होते हैं। पहला होता है नैदानिक, दूसरा होता है शोध, तीसरा होता है निदानात्मक, चौथा होता है चयनात्मक और पांचवा होता है केंद्रित साक्षात्कार, ठीक है। यह कार्य या उद्देश्य के आधार पर होता है। इसके बाद जो है रचना के आधार पर साक्षात्कार जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। वह होता है आपका संरचित और असंरचित, ठीक है। अर्ध संरचित भी इसी में आ जाता है। तो
विकल्प बी हम विशेष हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम श्री सी डी देशमुख, डॉक्टर शांत स्वरूप भटनागर, डॉक्टर शांत स्वरूप भटनागर जो है विश्वविद्यालय अनुदान के प्रथम अध्यक्ष थे। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना जो है राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश के बाद 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है डॉक्टर शांत स्वरूप भटनागर थे। और 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद ने इसका उद्घाटन किया था। इसमें कुल 12 सदस्य होते हैं। यूजीसी में कुल 12 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 2 केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, 4 विश्वविद्यालयों के शिक्षक होते हैं और जो है 4 प्रख्यात शिक्षाविद होते हैं। तो ये जो है उसका स्ट्रक्चर होता है और इसकी कुल 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। यूजीसी के संबंध में हमने पिछले वीडियो में विज्ञापन संख्या 50 की तैयारी जब मैं आप लोगों को कराता उसमें विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था है? तो शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, जैसा कि हम सभी को मालूम है कि शिक्षण की कुल 3 अवस्थाएं होती हैं। पूर्व क्रिया अवस्था, ठीक है, पूर्व क्रिया अवस्था, शिक्षण अवस्था, और तीसरा है या उसको शिक्षण अवस्था को अंतः क्रिया अवस्था के नाम से जानते हैं, और अगला है उत्तर क्रिया अवस्था। तो हमारी जो उसमें शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था है तो उसमें जो है क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जो है शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, फिर पाठ्य वस्तु का चुनाव करते हैं, फिर पाठ्य वस्तु के भागों की क्रमबद्धता को हम लोग निर्धारित करते हैं, ठीक, फिर शिक्षण व्यू करते हैं, फिर शिक्षण युक्तियों का चयन करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे क्रमबद्ध करना है तो यह हमारा सही आंसर है, इसलिए विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। इसके बाद इसमें जो है जैसे अंतः क्रियावस्था अगर पूछ दिया जाए तो अंतः क्रियावस्था में सबसे पहले हम कक्षा के आकार की अनुभूति करते हैं, फिर छात्रों का निदान करते हैं, फिर जो है क्रिया तथा प्रतिक्रिया, चूँकि जब शिक्षण होता है दो पक्षों के मध्य में अंतःक्रिया होती है तो क्रिया और प्रतिक्रिया होती है। उद्दीपक का चयन किया जाता है, उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, विभिन्न प्रकार की युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये जो अंतः क्रियावस्था में किए जाते हैं। और उत्तर क्रियावस्था में शिक्षक द्वारा छात्रों के वांछित व्यवहार का मापन किया जाता है, समुचित मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन किया जाता है, प्राप्त परिणाम, और इसके बाद जो है जो प्राप्त परिणाम होते हैं उसमें शिक्षण नीतियों में उसके द्वारा शिक्षण नीतियों में परिवर्तन लाया जाता है। चूँकि इसमें हमारा सही आंसर है विकल्प से क्रमबद्ध करना। हमारा अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पृष्ठों को देखने में किया जाता है उसे कहते हैं। तो जो ब्राउज़र होता है तो उसका प्रयोग जो है वेब पृष्ठों को देखने में किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब जो है www पर जो सामग्री को प्रस्तुत करने और उसका पता लगाने के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है क्या? ब्राउज़र। जैसे क्रोम है, गूगल है, मोजिला फायरफॉक्स है, अमेजन सिल्क है, ओपरा है, एप्पल सफारी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ठीक है। ये सब जो है प्रमुख वेब ब्राउज़र हैं। और HTML के द्वारा जो है इसका एक कोड होता है, वेब पेज का कोड होता है जिसको HTML में लिखा जाता है, ठीक है। बेसिकली जो एक डॉक्यूमेंट होता है HTML का क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, HTML। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में GPU का अर्थ होता है। तो कंप्यूटर के संदर्भ में जो GPU होता है
या जिसको हम ग्राफिक प्रोसेसर बोलते हैं, ग्राफिक प्रोसेसर, ठीक है। तो उसका अर्थ क्या है, उसका फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट विकल्प डी हमारा सही आंसर है। यह विशेष प्रकार की एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है जिसे डिस्प्ले डिवाइस में आउटपुट के लिए फ्रेम किया जाता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, एक वेब पृष्ठ को निम्नांकित में से किसके द्वारा अभिकल्पित किया जा सकता है। अभी मैंने आपको ऊपर आया है कि वेब पेज को जो है अभिकल्पित किया जाता है HTML के द्वारा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वेब पन्नों और वेब आधारित ऐप बनाने में इस्तेमाल होने वाली एक मार्कअप भाषा है, ठीक है। अगला है, इंटरनेट संचार में कुकी का उपयोग किया जाता है। तो जो इंटरनेट में कुकी का प्रयोग जो टेक्स्ट फाइल होती है उसको सेव करने में किया जाता है। जैसे हम लोग जब वेब पृष्ठ पर जाते हैं, अपनी कोई सूचना भरते हैं, तो कुकी क्या करती है, उसको सेव कर देती है। तो पूरे सत्र के लिए सर्वर की ओर प्रमाणीकरण जानकारी संग्रहित करना विकल्प हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पुरस्कार संगणक विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। तो ट्यूरिंग पुरस्कार जो है कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1966 में की गई थी और एलन ट्यूरिंग के नाम पर जो है इस पुरस्कार का नाम इससे पड़ा था। इसको कंप्यूटर का नोबेल कहा जाता है। कंप्यूटर का नोबेल किसको, ट्यूरिंग पुरस्कार को कहा जाता है। और 2021 का ट्यूरिंग पुरस्कार जो है, 2021 का ट्यूरिंग पुरस्कार जैक डोगरा ये टेनेसी विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर है, उनको प्रदान किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें जैविक और अजैविक दो घटक होते हैं। तो जैविक घटक जो होता है जिसमें जीव होता है, और जो अजैविक घटक होता है उसमें किसी जीव नहीं होता हुआ, निर्जीव होता है। मतलब जैविक घटक सभी जीवित जीवों को संदर्भित करता है और अजैविक घटक निर्जीवों को संदर्भित करता है। तो जो इसमें आपका बैक्टीरिया यह जैविक घटक है, पौधे जैविक घटक हैं और कवक जैविक घटक है। तो ह्यूमस विकल्प भी हमारा सही आंसर है। जो ह्यूमस होती है, जो मृदा का एक प्रकार होता है, वह अजैविक घटक है और अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आता है, ठीक। जैसे आपका जैविक घटक है, पौधे हैं, जानवर हैं, सूक्ष्म जीव हैं और उनसे बने उनके अपशिष्ट पदार्थ हैं। और जैविक घटक में होता है जलवायु, मिट्टी है, चट्टान है, तापमान है, पोषक तत्व है, कुछ घुलित गैसें हैं, लवणता है, ये सब जो अजैविक घटक है। तो इसमें हमारा विकल्प भी सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से इकोमार्क से संबंधित है। तो इकोमार्क जो है यह है भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित एक मार्किंग और सर्टिफिकेशन सिस्टम है। इसके द्वारा जो है उन वस्तुओं की पहचान की जाती है। इसका लक्ष्य ही होता है ऐसी वस्तुओं की पहचान करना जिनका पर्यावरण पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है, और यह पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा संदर्भित किया जाता है। इसकी देख पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इसको जो है 1991 में प्रारंभ किया था। और इसका जो लोगो है वह मिट्टी का घड़ा है, तो पूछा जा रहा है यहाँ पे कि इकोमार्क संबंधित है BIS द्वारा। तो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा यह दिया गया है, तो यह सही है। इसके बाद यह पर्यावरण के अनुकूल दिया गया उत्पाद, अभी मैंने उसका आपको लक्ष्य बताया है, यह भी सही है। यह योजना 2000 में नहीं प्रारंभ की गई थी बल्कि 1991 में
प्रारंभ की गई थी। तो कथन 1 और 2 सही है, तो विकल्प भी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में कितने सिद्धांतों का सूत्रीकरण किया गया। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, स्टॉकहोम कहाँ पे, स्वीडन में है। तो इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है 5 से 16 जून 1972 को किया गया था और इसमें कुल 26 सिद्धांतों को स्वीकार किया गया था। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। 5 जून को पर्यावरण, और इसी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प पारित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी और पर्यावरण, और हाँ, इसी कॉन्फ्रेंस को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा, पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किस कॉन्फ्रेंस को, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को कहा जाता है। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है कि इसमें कुल 26 सिद्धांतों का सूत्रीकरण किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्य रूप से किसके कारण उत्पन्न होता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इस मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के कारण उत्पन्न होता है। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं, ऐसी गैसें होती हैं जो जलवायु में परिवर्तन और अंतः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। और इनमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन है, जलवाष्प है, ओजोन है। ये सब मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसें हैं जो मुख्य रूप से है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न होता है। हमारा तीसरा एवं अंतिम प्रश्न है पृथ्वी तल के नीचे पिघली चट्टान को कहते हैं। तो पृथ्वी तल के नीचे जो पिघली हुई चट्टान होती है उसको मैग्मा कहा जाता है। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। पृथ्वी तल के निचली पिघली चट्टान को मैग्मा कहा जाता है। मैग्मा के बाहर निकलने से जो है, मैग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को क्या कहा जाता है, लावा कहा जाता है। जो अंदर है वह मैग्मा है, जब ऊपर निकलता है तो वह वह लावा हो जाता है। और जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, तो आग्नेय चट्टानें जो है इसी मैग्मा के शीतलन के कारण उनका निर्माण होता है। ठीक है, इसमें एक शब्द है फैकोलिथ। तो फैकोलिथ जो है एक प्रकार की पाताली आग्नेय चट्टान होती है जो मैग्मा के ऊपर उठने और चट्टानी स्तरों के बीच जम जाने से बनती हैं। इनका आकार लेंस जैसा होता है। एक है लैकोलिथ। तो लैकोलिथ जो गुंबद के आकार का होता है, यह गुंबद के आकार की एक विशाल अंतर्वेदी चट्टान होती है जो गहराई में पाई जाती है। इनका तल सपाट और एक नली द्वारा जुड़ा होता है। जैसे ऊटा का हेनरी पर्वत है, ऊटा का हेनरी पर्वत इसका उदाहरण है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है डाइक भी पूछ लिया जाता है। तो डाइक जो होता है जब दरारों में धरातल के समकोण पर लावा का प्रवाह होता है और अगर यह इसी स्थिति में ठंडा हो जाए तो दीवार की भांति एक संरचना का निर्माण हो जाता है जिसे हम डाइक कहते हैं। ठीक है, एक प्रश्न छूट गया है। कुल हमने 14 प्रश्नों पर ही चर्चा किया है। 1 मिनट में देख लेता हूँ, शायद 16वां प्रश्न छूट गया है। इसमें जो है चिंतन शिक्षण है। देखिए, जो शिक्षण होता है वह 3 प्रकार का होता है। स्मृति शिक्षण, ठीक है, अवबोध शिक्षण और चिंतन, अवबोध और स्मृति, अवबोध और चिंतन। तो इसमें जो स्मृति स्तर का चिंतन होता है वह बिल्कुल बेसिक होता है। जैसे हम लोग हैं इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में इतिहास का जो है
जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, कक्षा 6 के बच्चों को पढ़ाया जाता है, वह स्मृत स्तर का होता है। जब वो सेकेंडरी लेवल पाता है तो अवबोध स्तर का हो जाता है वही पाठ वही है, ठीक है। तथ्य लेकिन जो बच्चों को क्या होता है, स्मृत स्तर में कंठस्थ कराया जाता है, अवबोध में उनको समझने की क्षमता विकसित की जाती है और चिंतन में समस्या समाधान की क्षमता विकसित की जाती है। तो इसके हिसाब से मेरा जो सही आंसर होगा समस्या केंद्रित है। जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तो जो विद्यार्थी होता है वह समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत होता है। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है। मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। सभी प्रश्न जो है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 30 अक्टूबर 2021 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। इन सभी प्रश्नों का मैंने आप सभी को सर्वशुद्ध हल प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अगर फिर भी कहीं पे कोई विसंगत होती, किसी प्रश्न का उत्तर मेरे द्वारा गलत बताया जाता है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य लिखें। साथ ही साथ अपने सुझावों को भी कमेंट बॉक्स में दें कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी में और किन टॉपिक पे चर्चा करना चाहिए, मॉडल पेपर बनाना चाहिए या जो है टॉपिक वाइज पढ़ाना चाहिए। जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।